हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों आज एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि यूपी पीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड होगा। साथियों इस पेपर में हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट के बारे में और ख़ास करके जनरल नॉलेज के पेपर के बारे में। और जनरल नॉलेज से जो भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ रहा है उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख करके लाया हूँ एज अ मेन एग्जामिनेशन के रिकॉर्डिंग। उसी सभी चीज़ों को हम यहाँ पे आपके सामने एनालिसिस करेंगे। साथियों जो पहला क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं वो 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव के बारे में है, जो कि आपका करंट अफेयर के साथ भी डील कर रहा है और साथ साथ जीके के साथ भी डील कर रहा है। फिर हम बात करेंगे 15वें राष्ट्रपति साहब के बारे में कि इस बार 15वां नंबर का राष्ट्रपति किसको बनाया गया है। बात करेंगे जल्लू कट्टी खेल के बारे में कि जल्लू कट्टी खेल क्या होता है, जल्लू कट्टी खेल कहाँ पे आयोजन किया जाता है और कितने वर्षों से ये जल्लू कट्टी नामक खेल का आयोजन किया जा रहा है। ठीक, फिर बात करेंगे हम प्रकाश पर्व के बारे में कि प्रकाश पर्व क्या होता है, प्रकाश उत्सव किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, कौन समुदाय इस उत्सव को मनाने की तैयारी में लगा रहता है। फिर हम बात करेंगे ताज महोत्सव 2022 के बारे में कि साथियों ये ताज महोत्सव क्या है। फिर हम इसी के साथ साथ अग्निपथ योजना के बारे में हम बात करेंगे। साथियों आप सभी लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं न्यूज़ चैनल पे अग्निपथ योजना के बारे में लगातार आपने देखा है, लेकिन मैं आपके आंसर फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग इस चीज़ों को यहाँ पर लेकर के आया हूँ और उसी आंसर राइटिंग के अकॉर्डिंग जितने वर्ड लिमिट्स की आवश्यकता होती है उतने ही वर्ड लिमिट्स में मैं आपको सारी चीज़ें लिख करके शो करूँगा। साथ ही साथ हम लोग कोविड-19 पे भी बात करेंगे। साथियों और जो टॉपिक मैं लिख करके नहीं लाया हूँ यहाँ पे, हमारे थंबनेल में नहीं आ पाया है, उन सभी और टॉपिक्स पे भी हम बात करेंगे। साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति किसको बनाया गया है, उपराष्ट्रपति कहाँ के हैं, कितने नंबर के उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं। साथ साथ आप राष्ट्रपति को देखेंगे, उपराष्ट्रपति को देखेंगे। यही सभी स्ट्रेटजी है और इसी स्ट्रेटजी पे आज हम इस वीडियो में काम करने वाले हैं। तो साथियों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। साथियों अगर आपको लगता है कि आप चैनल पे हमारे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और साथियों कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए किस प्रकार से ये हेल्पफुल हो रहा है। साथियों अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर लॉ विथ रोनित चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहां से आपको ये पीडीएफ भी आपको आसानी से मिल जाएगी। अब देखिए साथियों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये जो भी आंसर मैं लिखवाता हूं साथियों ये यूपीएससी के ही फॉर्मेट पे लिखवाता हूं, क्योंकि यूपीएससी का ही फॉर्मेट अंततः आपको आपके मेन एग्जामिनेशन में फॉलो करना है और आपकी आदत अभी से बनी रहेगी तो आप वहां पे और भी बेहतर कर सकते हैं और बेहतर स्टूडेंटों के साथ साथ। देखिए यहाँ पे जनरल नॉलेज की हम बात कर रहे हैं। जनरल नॉलेज के साथ साथ हम यहाँ पे करंट अफेयर्स को भी आपको कोरिलेट करते हुए चलेंगे और मैं दिखाऊंगा कि क्या इसका करंट अफेयर है और ये कब का पूरा अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं, मेला, महोत्सव और प्रदर्शनी। इन तीनों चीज़ों को हम यहाँ पे पहले एनालिसिस करेंगे पहले राउंड में, फिर सेकेंड हाफ में जो होगा जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे डील करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लेकर के आ रहे हैं 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022। साथियों ये क्या होता है युवा महोत्सव, ये किसके लिए मनाया जाता है, कौन इसका आयोजन किया है, इन सभी चीज़ों को आप एनालिसिस करिए। जब आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और साथ ही साथ आपको वर्ड लिमिट भी दिया रहेगा कि इतने ही वर्ड लिमिट में आपको अपने आंसर को फ्रेम करना है। तो साथियों आप वर्ड लिमिट के साथ इन सभी आंसर्स को फ्रेम करने की कोशिश करिएगा। मैं किसी आंसर को वर्ड लिमिट में ही लिखा हूँ, किसी आंसर में मैं 100 वर्ड भी लिख दिया हूँ, किसी में 80 वर्ड भी लिख दिया हूँ, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं आप भी अपने अनुसार वर्ड लिमिट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 के बारे में देखते हैं। 12 जनवरी 2022 को देखिए ये करंट अफेयर आपका हो गया। क्या करंट अफेयर हो गया, 12 जनवरी 2022, ये आपका करंट का मामला हो गया 2022 का। 12 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया साथियों, तो देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया। और ये उद्घाटन कहाँ पे किया गया है साथियों, तो ये पुदुचेरी नामक शहर में इसका उद्घाटन किया गया है युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा साथियों, आप यहाँ पे ध्यान देते हुए चलिए, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा पुडुचेरी में 12 से 16 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था। कब किया गया था साथियों, तो 12 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी के बीच में युवा खेल महोत्सव का आयोजन किया गया था।
अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद की जयंती कितने तारीख को पड़ती है, तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पड़ती है और उसी से कोरिलेट करके इसको मनाया गया है। किस त्यौहार को मनाया गया है? जो युवा महोत्सव है, इस युवा महोत्सव को स्वामी विवेकानंद की जयंती से कोरिलेट किया गया है और फिर इस जयंती को क्या किया गया है? सेलिब्रेट किया गया 12 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी के बीच में। देखिए कह रहा है स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी से शुरू हुआ और यह महोत्सव भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का प्रतीक रहा। 75वें वर्ष का प्रतीक का मतलब क्या है साथियों? आप सभी लोगों को पता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है भारत के द्वारा। इसलिए मनाया गया है क्योंकि आज़ादी का ये 75वां अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा था और कोई भी काम हो रहा था उसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ उसको जोड़ने का, उसको लिंक करने का कार्य किया जा रहा था। इसीलिए ये जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया है, जो 12 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी के बीच में, इसको क्या घोषित कर दिया गया? इस महोत्सव को क्या बना दिया गया? स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का इसको एक प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 को लोगो और शुभांकन, जो इसका लोगो बनाया गया है किसका? जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जा रहा है? तो साथियों स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर यह राष्ट्रीय युवा महोत्सव को क्या किया जा रहा है? सेलिब्रेट किया जा रहा है। और जब सेलिब्रेट किया जा रहा है तो इसमें शुभांकर के तौर पर एक सक्षम युवा, सशक्त युवा, इसका शुभांकर के तौर पे क्या रखा गया? एक इसका लोगो रखा गया, एक प्रतीक चिन्ह रखा गया है। तो आप सभी को इसके बारे में पता चल गया कि राष्ट्रीय युवा दिवस क्या होता है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव कब मनाया गया है, कहाँ पे मनाया गया है, किस डेट से लेकर के किस डेट तक राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया और किसके बर्थडे को सेलिब्रेट किया गया है राष्ट्रीय युवा महोत्सव के अंतर्गत। और साथ ही साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव को भी यहाँ पे भूला नहीं गया है राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाते वक्त। तो साथियों जो हमारे आंसर की डिज़ायर थी, जो हमको करंट अफेयर के साथ पूछ रहा था, जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था, उस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे अच्छे से एनालिसिस करने की कोशिश की। जो चीज़ें क्वेश्चन की डिज़ायर थी वो सब हमने यहाँ पे फुलफिल किया। अब आगे देखिए, अब बात करते हैं, एक यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। ये क्वेश्चन आ रहा है जलीकट्टू। अब ये जलीकट्टू खेल है, ये कहाँ पे खेला जाता है, ये किस टाइप का खेल होता है, इस खेल में किसकी दौड़ होती है, क्या होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इसमें कोई गाइडलाइन भी पेश किया गया था जल्लीकट्टू खेल को लेकर के? तो इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे वॉच करने वाले हैं साथियों। इस केस में स्पेसिकली ये जो जल्लीकट्टू खेल है, इसमें हम सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट दिया था उसको हम नहीं बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे ये जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है और जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको सिर्फ वॉच करने वाले हैं। कह रहा है जल्लीकट्टू खेल तमिलनाडु में पोंगल उत्सव के दौरान, किस उत्सव के दौरान साथियों? तो पोंगल एक त्यौहार होता है, पोंगल उत्सव के दौरान बैलों पर काबू पाने वाले लोकप्रिय खेल, किसके ऊपर काबू पाया जाता है? इसमें बैलों को दौड़ाया जाता है और जो बैलों पे काबू पा जाता है, काबू का मतलब होता है जो बैलों को दौड़ाता है, बैलों को दौड़ा करके अपने बैलों पर काबू पा जाता है, मीन्स कि उसको अपने वश में कर लेता है, उसको पकड़ लेता है। जल्लीकट्टू 14 जनवरी 2022 को आयोजित हुआ था। कब ये खेल आयोजित हुआ था साथियों? तो ये 2022 में 14 जनवरी को ये खेल आयोजित किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो तमिलनाडु में ये खेल को आयोजित किया गया था। साथ ही साथ देखिए जल्लीकट्टू लगभग 2000 वर्ष पुराना एक प्रतिस्पर्धा खेल होने के साथ साथ बैल मालिकों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम भी है। अब आप देख सकते हैं कितना साल पुराना ये जल्लीकट्टू खेल को रखा गया है। तो 2000 वर्ष पुराना ये खेल माना जाता है और इसमें क्या किया जाता है? ये एक कंपटीशन का खेल होता है, मीन्स की प्रतिस्पर्धा का खेल होता है और इसमें जो खेल में जो भी मालिक जीतता है, जो बैल दौड़ते हैं, जो बैलों को काबू कर लेता है, जो भी मालिक जीतता है उसको क्या किया जाता है? उस मालिक को सम्मानित किया जाता है। यही इस खेल का मेन थीम है, मीन्स की प्रतिस्पर्धा, उसमें कंपटीशन को देखा जाता है कि कौन मालिक अपने बैलों पे क्या करता है, सबसे अधिक काबू कर पाता है। और जैसे ही वो काबू कर लेता है, इस जल्लीकट्टू खेल में क्या किया जाता है? उस मालिक को लास्ट में सम्मानित भी किया जाता है, मीन्स कि उसको पुरस्कृत भी किया जाता है। यह फसल कटने के समय तमिलनाडु के तमिल त्यौहार पोंगल के दौरान जनवरी के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? तो जनवरी के दूसरे सप्ताह के अंतर्गत इस खेल को मनाया जाता है। इस खेल का क्या नाम है? तो इस खेल का नाम जल्लीकट्टू है। आप लोग सभी लोग इस खेल को ध्यान में रखिएगा, क्या पता आपके एग्जामिनेशन में ही ये क्वेश्चन टपक पड़े और आप वहाँ पे आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा ताज महोत्सव। ये क्या होता है ताज महोत्सव? ताज महोत्सव क्यों मनाया जाता है?
किसके अंतर्गत मनाया जाता है, किस एरिया में मनाया जाता है, इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पर देखेंगे। तो साथियों ताज महोत्सव 2022 के बारे में हम बात करेंगे। कह रहा है 20 मार्च से 29 मार्च, यहाँ पे आप करंट अफेयर को कोरिलेट डेफिनेटली करिएगा। 20 मार्च से लेकर के 29 मार्च मीन्स की 9 दिनों का 2022 में ताज महोत्सव का शुभारंभ 2022 का शुभारंभ आयोजन किया गया था। कहाँ पे किया गया था साथियों? तो यह प्रत्येक वर्ष आगरा में आयोजित होने वाला 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव होता है। कहाँ पे ये उत्सव मनाया जाता है साथियों? तो ये आगरा में मनाया जाता है। आप सभी को पता है कि ताज कहाँ पे है, तो ताज आगरा में ही है। और ये महोत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट किया जा सकता है? जहाँ पे ताज सिचुएटेड होगा वहीं पे इस महोत्सव का भी क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। तो आप सभी लोगों को पता है कि ये 10 दिवसीय क्या हो गया, ये 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव है। कौन सा उत्सव है साथियों? तो सांस्कृतिक उत्सव है। ताज महोत्सव 2022 की थीम क्या रखी गई थी? आज़ादी के अमृत महोत्सव के संग ताज के रंग, इसकी थीम जो रखी गई थी। यहाँ पे भी आज़ादी का अमृत महोत्सव को रखा गया, इसलिए आज़ादी का अमृत महोत्सव रखा गया है क्योंकि हम लोग आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे थे। तो हर जगह हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव को क्या कर रहे थे, किसी न किसी रूप में सेलिब्रेट करने का कोशिश कर रहे थे। साथियों जब आप अपने आंसर को फ्रेम करिएगा तब आज़ादी का अमृत महोत्सव जरूर कोट करिएगा, क्योंकि अगर 2022 के रेलिवेंसी में अगर आप अपने आंसर को फ्रेम कर रहे हैं तो इसका थीम देख लीजिए, अमृत महोत्सव के संग ताज के रंग है। यह प्रसिद्ध कला, ये किससे रिलेटेड है? यह प्रसिद्ध कला, शिल्प, भोजन और संस्कृत का उत्सव है। किसका उत्सव है? तो शिल्प है, भोजन है, कला है, संस्कृत है, इन सभी का उत्सव मनाया जाता है। कहाँ पे? ताज महोत्सव के अंतर्गत, जो कि सर्दियों और बसंत के बीच में आयोजन किया जाता है। किसका? जो ताज महोत्सव होता है इसको सर्दियों और बसंत के ऋतु के महीने में ही इसका आयोजन किया जाता है। आगे कह रहा है ताज महोत्सव वर्ष 1992 में शिल्पकारों के अभिनय कार्यों को प्रोत्साहित करने तथा उनके विभिन्न कौशल को प्रदर्शित करने में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से आयोजन में शुरू किया गया था। किसको शुरू किया गया था? तो साथियों ताज महोत्सव को इसी योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आपके लिए आता है साथियों। अब आ रहा है आपके पास प्रकाश पर्व। अब ये क्या होता है प्रकाश पर्व? अब इसके बारे में जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रकाश पर्व हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये 2022 में इसको सेलिब्रेट भी किया गया और धूमधाम से इसको सेलिब्रेट किया गया प्रकाश पर्व। देखिए यहाँ पे करंट अफेयर देखिए, 8 नवंबर 2022 को सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव की 553वीं जयंती प्रकाश उत्सव के रूप में मनाई गई है। किसके जयंती साथियों? तो सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव, इनकी 553वीं जयंती प्रकाश वर्ष के उत्सव के रूप में क्या किया गया है? सेलिब्रेट किया गया है। हिंदू पंचांग के कार्तिक माह की पूर्णिमा को उनकी जयंती मनाई जाती है। जो हम लोग हिंदू पंचांग देखते हैं जो कि हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर पे बना है हिंदू पंचांग, उसी पंचांग के कार्तिक माह की पूर्णिमा को उनकी जयंती को क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। अब थोड़ा सा गुरु नानक देव के बारे में आप जान जाइए कि गुरु नानक देव थे कौन, आखिर में इनकी किस प्रकार से प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, आखिर में इनकी अंदर क्या वो ऊर्जा थी। तो देखिए गुरु नानक देव, इनका जन्म 1496 मीन्स की 1469 ईस्वी में लाहौर के पास ललवंडी राय भोई गांव में हुआ था, जिसके बाद में ननकाना साहिब नाम रख दिया था। जिस गांव में इनका जन्म हुआ था, कब? 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, तभी तो 553वां प्रकाश वर्ष पर इनका मनाया जा रहा है। जिस गांव में इनका जन्म हुआ था उस गांव का नाम ननकाना साहिब नाम रख दिया गया था। वह सिख धर्म के 10वें गुरु में से पहले और सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। किसको? गुरु नानक देव जी को, जो सिख धर्म के जो 10 गुरु हुए हैं, 10वें गुरु के अंतर्गत ये पहले गुरु हैं और इन्होंने ही क्या किया है? सिख धर्म की स्थापना की है। इसीलिए इनके नाम पे क्या की मनाया जा रहा है? तो इनके नाम पे प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है, प्रकाश पर्व मनाया जा रहा था। आप लोगों ने देख लिया कि गुरु नानक देव जी कौन थे, तो ये पहले गुरु थे। किसके? सिखों के ये प्रथम गुरु माने जाते हैं। अब बात करते हैं साथियों अग्निपथ योजना। ये कौन सा योजना है जिसको लेकर के तमाम टीवी चैनल्स पे आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस प्रकार से हिंसा किया गया था। अग्निपथ योजना आने के बाद ट्रेनों में आग लगा दिया गया था, तमाम चीज़ें किया गया था। यही अग्निपथ योजना है साथियों, और इसी अग्निपथ योजना के बारे में हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए करंट अफेयर भी है और कहीं ना कहीं आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साबित हो रहा है मेंस एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए। अगर हम बात करते हैं अग्निपथ योजना, तो साथियों ये योजना क्या है, इस योजना के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया गया है, कब आया था? करंट अफेयर को देखिए। करंट अफेयर मीन्स की 14 जून 2022 को
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा के लिए एक आकर्षण भर्ती योजना को मंजूरी दे दिया। ये क्या है साथियों? ये जो अग्निपथ योजना है ये एक प्रकार का आकर्षण भर्ती योजना है और इसी आकर्षण भर्ती योजना के बारे में हम क्या बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अग्निपथ योजना। इस योजना को अग्निपथ नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया साथियों? ये जो योजना है जो 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा स्टार्ट किया गया है, इस योजना का नाम अग्निपथ योजना दिया गया, जिसके तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा साथियों? जो अग्निपथ योजना है, अग्निपथ योजना से जो भी युवा निकल करके आएंगे, जो भी इनको जिस युवा को भी चूज किया जाएगा, उस युवा को क्या किया जाएगा? उस युवा को अग्निवीर कहा जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा उस युवाओं को? उन युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। यह तीनों सेनाओं, वायुसेना, थल सेना, नौसेना की मानव संसाधन नीति में एक सुधार है। क्या है साथियों? ये मानव संसाधन की नीति में एक सुधार है और इसके अंतर्गत 4 वर्ष का इन लोगों को क्या दिया जाएगा? एक जॉब दिया जाएगा। कहाँ पे? इन तीनों सेनाओं में, वायुसेना में, थल सेना में और नौसेना के अंतर्गत। इस अग्निपथ योजना के अंतर्गत इनको क्या किया जाएगा? एक टेम्पररी बेस पे इनको 4 वर्ष की योजना के अंतर्गत एक जॉब दिया जाएगा सेना के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं साथियों कोविड-19 एवं टीकाकरण के बारे में। ये आपके लिए बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है और ये कोविड-19 ये वैश्विक महामारी था। इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना भी होगा और साथ साथ बहुत झेला भी होगा इस कोविड-19 को। देखिए कोविड-19 की हम बात करते हैं, कोविड-19 एवं टीकाकरण के बारे में बात करते हैं। 21वीं सदी के दूसरे दशक के अंतिम वर्ष में चीन के वुहान लैब से शुरू हुआ। कहाँ से साथियों शुरू हुआ? तो चीन का एक वुहान लैब था, उसी चीन के वुहान लैब से इसकी क्या हो गई थी? शुरुआत हो गई थी। किसकी शुरुआत हो गई थी? तो कोविड-19 की वुहान लैब से शुरुआत हो गई थी। कोरोना वायरस ने संपूर्ण विश्व की स्थिति ही बदल दी है। किसने बदल दी थी? तो जो कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस ने पूरे जगत की स्थिति को ही बदल दिया था। ये सभी को लॉकडाउन के अंदर रखवा दिया था। किसने रखवा दिया था? तो कोरोना वायरस ने। आप लोग बिल्कुल इससे परेशान हुए होंगे क्योंकि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन लग गया था किसके आने की वजह से? तो यही कोविड-19 आने की वजह से आपके पूरे देश में, क्या पूरे संसार में लॉकडाउन लगाने की स्थिति आ गई थी। कोरोना वायरस का नाम लैटिन शब्द से लिया गया है। साथियों इस कोरोना वायरस का नाम कहाँ से लिया गया? तो जो लैटिन वर्ड होता है, इसी लैटिन वर्ड से हम लोगों ने कोरोना वायरस का नाम लिया है। वर्तमान में कोरोना से होने वाली बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 का इसका नाम दिया गया। इसका क्या नाम दिया गया? इसको कोविड-19 नाम दिया गया। कोरोना वायरस डिजीजेस 2019 नाम दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है साथियों ये नाम? ये हमारे और आपके द्वारा नहीं दिया गया, ये WHO के द्वारा दिया गया। मीन्स की विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये नाम प्रदान किया गया है। आगे देखिए साथियों इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है विश्व में सर्वप्रथम दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस के प्रथम मामले की पुष्टि की गई थी। कहां पे की गई थी साथियों? तो चीन के वुहान नामक शहर में इस कोरोना वायरस का सबसे पहला वहां पे पुष्टि किया गया था। आगे देखिए कह रहा है, देखिए साथियों आगे क्या कह रहा है? आगे ये कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा इसे 11 मार्च 2020 को वैश्विक महामारी घोषित किया गया था। किसको वैश्विक महामारी के अंतर्गत घोषित किया गया था साथियों? तो कोविड-19 को विश्व स्वास्थ्य संगठन मीन्स की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो डॉक्टर टेड्रोस साहब थे, इनके द्वारा क्या किया गया था? इसको वैश्विक महामारी के अंतर्गत घोषित किया गया था और इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। आगे कह रहा है भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से शुरू हुई थी। कब से हुई थी साथियों? इसके लिए वैक्सीनेशन कराने की आवश्यकता पड़ी थी और सबसे पहले तो इसका वैक्सीन बन नहीं पा रहा था। वैक्सीन बना भी तो कब बना? ये कोविड-19 आया था और साथ साथ 2021 में इसका वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ। कहाँ पे स्टार्ट हुआ? तो 16 जनवरी 2021 को इसका वैक्सीनेशन भारत में स्टार्ट हुआ। आगे देखिए कह रहा है भारत में सर्वप्रथम कोवैक्सीन और कोविशील्ड का आपातकालीन अनुमति प्रदान की गई। 2 वैक्सीन बनाया गया, एक सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया था और मीन्स कि ये जो इंस्टीट्यूट के द्वारा जो बनाया गया था वैक्सीन, इसी वैक्सीन को मंजूरी दिया गया था भारत के भीतर। और यही 2 जो कोरोना के वैक्सीन थे, एक कोवैक्सीन था और एक कोविशील्ड था। इसी 2 वैक्सीनों को क्या किया गया था? आपातकाल की स्थिति के अंतर्गत इसको लगाने की मंजूरी भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। तो साथियों आप सभी लोगों ने कोविड-19 को भी ऑब्जर्व कर लिया कि कोविड-19 के अंतर्गत क्या क्या आता है, कैसे आता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन में कि भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है।
किसको बनाया गया साथियों? भारत का 15वां राष्ट्रपति। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है। हो क्या सकता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए भारत के 15वें राष्ट्रपति के बारे में। 21 जुलाई 2022 आपका करंट अफेयर हो गया, ये करंट अफेयर हो गया। 21 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू भारत गणराज्य की व्यक्तिगत रूप से 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं। व्यक्तिगत रूप की अगर हम बात करते हैं तो 15वें राष्ट्रपति के रूप में इनको क्या किया गया है? चुना गया है। और ये किसी के द्वारा चुना वो नहीं किया गया, इनका जो चुनाव होता है एकल पद्धति मत संक्रमण के द्वारा इनका क्या होता है? चुनाव होता है। देखिए उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को क्या किया था? हराया था। जो द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति महोदय हैं, इन्होंने किसका, इनके विपक्ष में कौन खड़ा हुआ था? तो यशवंत सिन्हा को इन्होंने क्या किया था? हराया था, क्योंकि यशवंत सिन्हा इनके विपक्ष में खड़े थे। आगे देखिए, द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो द्रौपदी मुर्मू हैं, ये भारत की पहली ऐसी महिला हैं जो कि आदिवासी महिला हैं, और आदिवासी महिला होने के साथ साथ क्या हैं? ये भारत की राष्ट्रपति हैं। और दूसरी बात ये है कि भारत की ये दूसरी महिला हैं जो कि राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाल रही हैं। और पहली महिला की अगर हम बात करते हैं तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली महिला थी जो कि महिला के रूप में क्या की थी? एज अ राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्यभार को संभाला था। आगे देखिए 25 जुलाई 2022 को आगे कह रहा है कि 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू नए राष्ट्रपति के तौर पे भारत के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना द्वारा पद की शपथ दिलाई गई थी। इनको पद का शपथ कौन दिला सकता है साथियों? तो इनको पद का शपथ कौन दिला सकता है? तो राष्ट्रपति महोदय को पद का शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जा सकता है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था? तो जो तत्काल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, मीन्स कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के? तो वो तत्काल में थे एन.वी. रमन्ना साहब। और जस्टिस एन.वी. रमन्ना साहब के द्वारा ही क्या किया गया था? द्रौपदी मुर्मू साहब को, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति महोदया को शपथ दिलाया गया था। आगे देखिए कह रहा है द्रौपदी मुर्मू की उम्र 64 साल है, जो अब तक की युवा राष्ट्रपति बनी है। ये क्या बनी है? कैसी राष्ट्रपति बनी है साथियों? तो ये इनका उम्र जो है वो 64 साल है, और अब तक की ये सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में इनका क्या हुआ है? उदय हुआ है। आगे देखिए साथियों आगे क्या कह रहा है? आगे ये कह रहा है कि द्रौपदी मुर्मू की उम्र 64 साल है, अब तक की युवा राष्ट्रपति बनी है। आगे देखिए कह रहा है द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था? तो 20 जून 1958 को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था साथियों? तो द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के गांव में संथाली आदिवासी परिवार में इनका जन्म हुआ था। वर्ष 1997 में राजनीति में प्रवेश करने से पहले वे एक स्कूल की शिक्षिका की भूमिका में कार्य कर रही थी। कौन कर रहा था? तो जो हमारी तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ये एज अ टीचर के रूप में भी कार्य कर रही थी। कब कर रही थी? 1997 के टाइम में, जब ये शिक्षिका हुआ करती थी, जब ये राजनीति में नहीं आई थी। तो ऑल अबाउट आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया राष्ट्रपति के बारे में कि ये कौन सी नंबर की राष्ट्रपति हैं, ये कहां से आती हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। क्या पता आपके मेन एग्जामिनेशन में कहां से और कैसा क्वेश्चन टपक सकता है। लास्ट अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है साथियों, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के बारे में हम बात करेंगे कि भारत का हमारा 14वां उपराष्ट्रपति कौन बनाया गया है। दोनों लोगों का आगे पीछे क्या होता है? चुनाव होता है। इसीलिए दोनों क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे रखने का पूर्ण प्रयास किया है। देखिए यहाँ पे करंट अफेयर 6 अगस्त 2022, ये करंट अफेयर हो गया। 6 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ भारत के व्यक्तिगत रूप से 14वें तथा क्रम के हिसाब से 16वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्यक्तिगत रूप से ये कितने नंबर के हैं। तो साथियों व्यक्तिगत रूप से ये 14वें नंबर के हैं, तथा क्रम के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 16वें नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। जगदीप धनखड़ ने 11 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की है। कितने तारीख को किया है साथियों इन्होंने? तो 11 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति पद की शपथ की इन्होंने शपथ लिया है। आगे देखिए धनखड़ के जीतने के बाद, अब आगे देखिए ये फतेह की बात है आपको। धनखड़ के जीतने के बाद लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति एक ही राज्य से हैं। एक ही राज्य से कहने का तात्पर्य ये दोनों लोग राजस्थान से ही हैं। जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं जो ओम बिरला साहब हैं, और साथ ही साथ आप यहां पर देख सकते हैं किसको? जगदीप धनखड़ साहब को। ये भी कहां से हैं? राजस्थान से हैं। आगे देखिए वर्तमान में एक ही राज्य के राजस्थान लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के पदेन सभापति क्रमशः ओम बिरला और जगदीप धनखड़ दोनों एक ही जगह के हैं। आगे साथियों इसमें इतना ही, सेशन में इतना ही था साथियों। इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं।
हैं। साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और साथियों प्लीज़ इसको शेयर करने की कोशिश करिए, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है और आप लोग थोड़ा सा हेल्प हमारा कर दीजिए। इसको प्लीज़ अपने जो लॉ के स्टूडेंट हों या कोई भी कंपटीशन का एग्जामिनेशन अगर वो फाइट करना चाहते हो तो उन तक ये चीज़ें शेयर आप लोग प्लीज़ शेयर किया करिए साथियों। इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है जब चैनल पे काफ़ी लोग आते हैं। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए, थैंक यू।